तो वो मुझे धमकाने लगे कि ज़्यादा बोला तो गोली मार दूंगा। मैं कि भाई तुम्हारे को मतलब अभी पेट भरा नहीं, तो कल तो 2 तारीख को तुम लोगों ने ऐसा कांड कर दिया है। तो वहाँ से किसी ने फायरिंग कर दी और वो सीधा गोली मेरे चेस्ट को आर पार कर दी। एक लाठी मेरे सर पे लगी और मेरा संतुलन बिगड़ गया। रिस्पना पुल में नीचे जा गिरा। नीचे नदी सूखी हुई थी और पत्थर पड़े हुए थे वहाँ पर, तो पत्थरों पे गिरने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उनको ये लगा कि शायद में ये आदमी अब घंटे 2 घंटे का मेहमान है, इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। मतलब उनके दिमाग में ये आया कि ये तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो पुलिस वालों को ये भी था डर कि अगर इसकी मृत्यु रास्ते में हो गई तो पुलिस पे एक बड़ा केस बन जाएगा। मतलब उल्टा पुलिस ने हमारे अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी। पुलिस ने तो कर दी हमारे अगेंस्ट में, हमें नहीं करने दी। इवन दो मेरे माता पिताजी मुझे बोलते थे तो तुझे क्या ज़रूरत थी सबसे आगे जाने की। अगर मतलब मैं नहीं, मतलब वही वाली बात है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो वाली बात है। 15 साल तक मुझे किसी ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि मैं किसी अधिकारी को सुविधा शुल्क नहीं दे पाया था। दूसरी बार उस दिन टूटा जिसने मैंने अपने राज्य में घूस दी। पर ये दुर्भाग्य रहा है कि जो भी CM बने वो नहीं पहुँचे हमारे यहाँ, और CM की कुर्सी से जब भी हटते हैं उसके बाद जल्दी मुलाकात हो जाती है। जब आदमी वाकई मुसीबत में आ जाता है तो 99% लोग किनारा कर लेते हैं। जैसे हरीश रावत को ये पता चला कि ये प्रकाश क्रांति आंदोलनकारी, हरीश रावत तुरंत उठा और बोला नहीं मुझे जल्दी जाना है, मेरे से कोई बात नहीं। उनकी चेहरे वेहरे रहेगी हरीश रावत। फिर एक बार बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया कि धामी जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बना है और ये अगले 10-15 साल तक बहुत इस राज्य का भला करेगा। बस सब कह रहे तो मैं भी सोचा, मैं बोला यार चलो, मैंने कहा एक बार टाइमिंग तो ले लूँ। उनके सारे अधिकारियों से मैंने फ़ोन पर बातचीत कर, यहाँ इससे बात कर, वहाँ से कर, यहाँ से कर, वहाँ से कर। मुझे 1.5 साल तक कोई टाइमिंग नहीं मिला। अभी लगभग मेरा 50,000 रुपये के करीब खर्चा चला जाता है। अब जैसे मैं तो अगर मेरे चेहरे पे एक मक्खी बैठ जाती है तो मैं उसको हिला नहीं सकता। शरीर हमारा काफ़ी जटिल हो गया है, कोई इसका हिस्सा ऐसा बचा नहीं है जिसमें इसमें चोट ना हो। चलो अगर आप पेंशन नहीं बढ़ा रहे तो कुछ मेडिकल की सुविधा दे दे हमें। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ या किसी और पार्टी का समर्थक हूँ, या मैं यूकेटी का भी समर्थक नहीं हूँ। आज तक मेरे पास यूकेटी का एक नेता नहीं आया, एक नहीं आया। और यूकेटी में 10 ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन का ए ने देखा है। उत्तराखंड को बने 25 साल पूरे होने वाले हैं। पृथक पहाड़ी राज्य की लड़ाई आसान नहीं रही। इस राज्य के लिए हमारे कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादतें दी, पुलिस की लाठियां सही, गोलियां खाई। मगर कुछ आंदोलनकारी ऐसे भी रहे जो तब पुलिस की बर्बरता के फलस्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और तब से लेकर अब तक इतने सालों से वो व्हील चेयर के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो वो उत्तराखंड के जिंदा शहीद हैं। बारामासा की इस रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात उत्तराखंड राज्य आंदोलन की इन्हीं 2 शख्सियतों से कराने जा रहे हैं। मेरा नाम अमित ओबराय है। मेरा जन्म 1980 में देहरादून में हुआ था। मेरा नाम प्रकाश कांति है और मैं चमोली गढ़वाल ग्राम चिरखुंड से हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 भाई हैं। पिताजी के हालांकि मेरे स्वर्गवास हो गया है 2016 में, और दोनों भाई मेरे बाहर रहते हैं। परिवार में मैं और माताजी ही दोनों यहाँ पर देहरादून में रहते हैं। 1986 से हम लोग रुड़की में हैं। पिताजी फ़ौज में थे तो उनकी वजह से हम लोग सब यहाँ सेटल हैं, और तब से लगभग यही हैं, सेटलमेंट हैं। तो जब ये उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो कई सारी मीटिंग और इस तरह के वो हुआ करते थे, चक्का जाम और सभी तरह के, जिसमें हम युवक वगैरह सब यहाँ से मोहल्ले से जाया करते थे। तो हम लोग जहाँ भी गतिविधि होती थी उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने लगे, स्टूडेंट लाइफ से ही। तो 1994 में जब हम लोगों का 2 अक्टूबर की सुबह दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, सबको मालूम है कि उस वक्त दिल्ली में जो महारैली होने वाली थी तो गढ़वाल से तो गाड़ियाँ पहले आ रही थी, लेकिन हमारा ये था, यहाँ से ये प्रोग्राम था कि हम 2 तारीख की सुबह निकलेंगे रुड़की से। जैसे सुबह हम लोग घरों से निकले कि भाई चलना है, तो फिर पता चला कि मुजफ्फरनगर में ऐसे रात को ऐसी घटना हो गई।
तो जब दिन में 2 तारीख को हमको ये सब पता चला तो रुड़की पूरा सन्नाटे में था उस दिन। सब लोग गढ़वाल सभा में एकत्रित हुए, सब लोग बैठे, सब लोग उठे, विचार विमर्श किया क्या होना चाहिए। जितने भी आंदोलनकारी थे रात 12-1 बजे तक भी सब भाग दौड़ कर रहे थे। तो सुभाष नगर गढ़वाल सभा है तो वहाँ सब लोगों को मिलने का तय था। तो सुबह उठे 8 बजे और फिर चल दिए अपना। जब हम लोग यहाँ से सुभाष नगर गए तो थोड़ा देर वहाँ रुके, लगभग हमारा 3-4 हज़ार पर्वतीय समाज का आदमी वहाँ इकट्ठा था। तो हम लोग वहाँ इतने लोग जब इकट्ठे हो गए तो फिर वहाँ से सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ पता चला कि जितनी बॉडी रात को आई थी उनमें से उतनी बॉडी डेड बॉडी वहाँ है नहीं। तो जनता में आक्रोश हुआ, भाई बताओ रात बॉडी आई थी कहाँ गई। तो वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। उसमें एक इंस्पेक्टर साहब थे, उनके साथ 1-2 सिपाही और थे। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि आगे जा नहीं पा रहे थे तो यहाँ इकट्ठे थे। तो उन्होंने कुछ गाड़ी रोक कर जैसे हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, है ना। तो 1-2 सिपाही थे वो तो उतरे, जैसे गाड़ी उन्होंने बैक की ना ऐसे तो उनकी गाड़ी फंस गई। और 2-3 सिपाही उतरे, उन्होंने जब जुलूस देखा तो वो अंदर आर्मी कैंपस में भाग गए, दीवार फांक करके वो भाग गए। और जो इंस्पेक्टर साहब थे तो वो पिस्तौल ले करके वो सामने खड़ा हो गया तन कर करके। तो मैं उसको पकड़ा ऐसे तो टोपी उनकी मेरे पास आ गई और वो भी फिर भाग गए। वो वहीं रहे अंदर ही, वो बाहर नहीं आए वहाँ से मतलब। तो उन्होंने शायद में कुछ आइडेंटिफाई कर रखा था या क्या कर रखा था, क्योंकि जो कपड़े मैंने 2 तारीख को पहने थे वही 3 को भी थे। तो सब ने ये प्लानिंग बनाई, जो हमारे हमसे बड़े थे, जो हमारे जुलूस का आगे संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने हमसे एक चीज़ कही यार कि सब के सब मिल करके अब SDM साहब के पास चलते हैं और वहाँ ज्ञापन देंगे। तो 3 तारीख को भी जब हम लोग थे तो इन लोगों ने उस दिन भी प्लानिंग कर ली। उस दिन यहाँ पुलिस ज़्यादा आ गई थी, PSC भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी, 2 को नहीं थी यहाँ। और ये इनका एक फार्मूला हो गया कि जितना भी युवा वर्ग है इसको टारगेट करो। तो हम 8-10 लड़के हम लोग फ्रंट में थे, मैं उनको लीड कर रहा था। तो आगे चल करके जैसे गए तो वहाँ जब दोनों तरफ पुलिस, और उन्होंने वहाँ से हमें आगे नहीं जाने दिया। तो लड़कों को कुछ आक्रोश पैदा हुआ, उनके दिमाग में कुछ हुआ है पुलिस के प्रति। पहले 2 तारीख की घटना का जो था वो सबके ताज़ा था। तो उन लड़कों ने सड़क से पत्थर उठाए और पुलिस पर मारने शुरू करे। अब पुलिस तो अंदर छुपी हुई थी, छतों में बैठी हुई थी, ये हमें नहीं पता था। नीचे ग्राउंड में कम थी और ऊपर ज़्यादा छुपी हुई थी, वो हमें नहीं पता। तो वो लड़कों ने जब ऐसे किया तो मैं भाग करके गया, मैंने उनको पीछे पकड़ा। मैं बोला भाई ये नहीं करना। जुलूस हमसे लगभग 50-60-100 मीटर पीछे रह गया था। और मैंने कहा रुको, उनको आने दो, आप लोगों को कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। तो वो मेरे कहने पर पीछे आ गए। अब जैसे मैं पीछे मुड़ा तो वो इंस्पेक्टर साहब मेरे को टक्कर के सामने। उन्होंने फिर वही मतलब पहाड़ी कह करके, मतलब होता ना इस प्रकार से संबोधित कर करके, और गालियों का शब्द जैसे पुलिस वाले अक्सर करते हैं, माँ बहन की गाली उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे उन्होंने कुछ गलत शब्द कहा तो मैं मुड़ा पीछे, मैंने कहा भाई आपने ऐसा क्या कहा। तो वो मुझे धमकाने लगे कि ज़्यादा बोला तो गोली मार दूंगा। मैं कहा भाई तुम्हारे को मतलब अभी पेट भरा नहीं, तो मैं कल 2 तारीख को तुम लोगों ने ऐसा कांड कर दिया है, और अगर अभी फिर भी मन नहीं है तो मार दो गोली। मैं खड़ा हूँ, ये लोग, मैंने कहा तुम्हें दम में है तो मारो गोली। अब मैं खड़ा हो गया तो 20 सड़क में था। तो उन्होंने कुछ इशारा किया तो ऊपर से फायरिंग आ गई। जो छत में थे ना लोग, वहाँ पोजीशन लेकर बैठे हुए थे उधर, तो वहाँ से किसी ने फायरिंग कर दी और वो सीधे गोली मेरे चेस्ट को आर पार कर गई। 3 गोली चल गई, 3 गोली लगी मेरे। एक इधर लगी हाथ में, तो वो जैसे यहाँ से इसको ऐसा छिलकर निकल गई। एक मेरे जूते पर लगी नीचे, तो वो साइड में वो भी जूते को छिलकर निकल गई, हाँ नीचे ही। तो इन दोनों से तो नुकसान नहीं हुआ। एक यहाँ लगी मेरे चेस्ट में, राइट साइड के यहाँ चेस्ट में लगी, और वो आर पार हो गई। अब मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद में कब गिर गया। 2 अक्टूबर 1995 हम सभी आंदोलनकारी रिस्पना पुल पर एकत्रित हो रखे थे। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज पुल के दोनों तरफ से हुआ, जिस कारण कई सारे आंदोलनकारी पुल पर फंस गए। तो आंदोलन के दौरान लाठियां बरसनी शुरू हो गई
इसी दौरान एक लाठी मेरे सर पे लगी और मेरा संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण मैं रिस्पना पुल में नीचे जा गिरा। नीचे नदी सूखी हुई थी और पत्थर पड़े हुए थे वहाँ पर, तो पत्थरों पे गिरने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बाद लाठीचार्ज समाप्त हो गया और 2-3 घंटे बाद पुलिस वालों ने देखा था कि वो नीचे गिरा है। तो रात करीब 12 बजे यानी कि 3-4 घंटे बाद पुलिस के 4-5 लोग ढूंढते हुए आए, तो उन्होंने देखा मैं पत्थरों पे गिरा पड़ा हुआ हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे उठाया और कोरोनेशन ले गए। कोरोनेशन में डॉक्टर्स ने मुझे देखा तो उन्होंने देखा कि भी इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और स्थिति काफ़ी सीरियस है, तो इसको तुरंत रेफ़र करना पड़ेगा। उस टाइम दिल्ली में एम्स और चंडीगढ़ ये बड़े हॉस्पिटल थे, तो मुझे चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया गया। तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो पुलिस वालों को ये भी था डर कि अगर इसकी मृत्यु रास्ते में हो गई तो पुलिस पे एक बड़ा केस बन जाएगा लाठीचार्ज के दौरान मरने का। तो उन्होंने एक अपना पुलिसकर्मी मेरे साथ भेजा और वो मुझे लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया गया और इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस को वहाँ पर थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल ताक में थे कि ये कुछ गलत करें और फिर हम इनको मतलब ठीक से सबक सिखाएं, मतलब कुछ इस तरीके से। क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी कि वो गोली चलाते। आपने हम एक आंदोलनकारी हैं, अपने उसके लिए लड़ रहे हैं और हमारा भाव अधिकार बनता है, तो वो हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। पुलिस तो डरा सकती है, धमका सकती है, लेकिन मारने का तो ऐसा कोई नहीं है, और वो भी चेस्ट पर। जब 20-25 मिनट के बाद थोड़ा सा मुझे कुछ होश आया, हल्का सा मैंने बॉडी हिलाने की कोशिश की, तो फिर मैं अपने आप को मतलब ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। मैं कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं कुछ देखना चाह रहा था लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। तो मैंने उसी में ऐसे करके उठना चाह रहा था, मैं उठ भी नहीं पाया। तो मुझे लगा कि जैसे मेरे पैर बहुत भारी हो गए हैं। तो फिर किसी ने वहाँ से फिर कोशिश की मुझे उठाने की। एक लड़का हमारे बीच का एक सर्विसमैन थमन सिंह नेगी, उन्होंने हिम्मत की और वो मुझे वहाँ से खींच लाया। पूरा बॉडी मेरा निष्क्रिय हो गया, तो वेट कुछ ज़्यादा हो गया, तो वो खींच खांच करके मुझे ऐसे ले आया वहाँ से। और कोई स्कूटर वाला जा रहा था, उन्होंने, मैं सुन रहा था उनको, उसको बोला भाई रोक 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 रोक। उन्होंने फटाफट स्कूटर में बिठाया मुझे, वहीं से सिविल हॉस्पिटल लेके, वहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग बस सिविल हॉस्पिटल है रामनगर। तो वहाँ लेके वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, मतलब फर्स्ट एड हुआ। उन्होंने तुरंत कहा भाई कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यू मे प्रोसीड, है ना, फर्दर हायर सेंटर में आप कहीं जाओ। उस टाइम बाद मेरठ के लिए उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया तुरंत के तुरंत, और ब्लड वुलड चढ़ा दिया और बोला भाई आप इसको ले जाओ, इसका हमारे पास नहीं है ट्रीटमेंट यहाँ कुछ न कुछ। तो शुरू में ही उनके वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया परिवार को हमारे कि अब इनकी ठीक होने के आसार तो नहीं है, क्योंकि ये वाली बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी एक बार टूट जाए तो इसके अंदर करोड़ों नसें होती है, तो इसकी कई सारी नसें कट गई हैं। तो नसें कटने के कारण अब इसका दोबारा सही होना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तो 18-19 दिन के बाद वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में उन्होंने रीढ़ की हड्डी को ऊपर से जोड़ दिया। तो रीढ़ की हड्डी जोड़ने के कारण अब जैसे मैं बैठने में समर्थ हो पाया हूँ। मुझे मेरठ जाकर पता चला कि मेरी गोली आर पार हो गई। मुझे यहाँ तक तब तक मुझे किसी ने बताया नहीं। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने भी वहाँ से सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, आप आगे जाओ। फिर सफदरजंग में पहुँचे 2-2:30 बजे तक। तो फिर उस दिन तो उन्होंने मुझे वहीं पर रखा MI रूम में, स्ट्रेचर पर ही। उनको ये लगा कि शायद में ये आदमी अब घंटे 2 घंटे का मेहमान है, इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। मतलब उनके दिमाग में ये आया कि ये तो वो टालते रहे कि नहीं नहीं कोई नहीं, कुछ भी उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। अगले दिन भी ऐसे हुआ। 7 तारीख को मुझे एडमिट किया उन्होंने हॉस्पिटल में। जब मैं 2 दिन सर्वाइव कर गया ना, फिर एक डॉक्टर साहब बोले यार इसका इलाज तो करो, इसका क्या पता ये जब इसको तो निकल जाना चाहिए था। लेकिन 7 तारीख को जब एडमिट हुआ, फिर ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ धीरे धीरे। तो फिर अक्टूबर के महीने में 25, 26, 27 तारीख तक मैं वहाँ रहा। बाद में एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा बहुत
स्पष्ट रूप से कि ये चीज़ अगर हो गई तो प्रभु के चमत्कार से हो सकती है, अदरवाइज़ इसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, इंडिया में नहीं है, एब्रॉड इंडिया नहीं है, और आपकी ये जीवन भर की समस्या हो गई। तो थोड़ा थोड़ा करके 5-6 महीने में मैं ज़रा सा इतना हुआ कि मैं व्हील चेयर पर बैठ गया, बैठने लायक हो गया मन। और फिर नेक्स्ट फरवरी को मैं घर आया। फिर 1 साल 1.5 साल मेरे 1 सवा साल मेरे शादी का हुआ। एक बच्ची इतनी से जिसको ये नहीं पता कि पापा क्या हो, कि पापा को क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पापा की उंगली पकड़ के मेरा बच्चा चला नहीं कभी गोद में। तो सपोर्ट उतना हमें अपने व्हील चेयर पे ही देखा, कुछ लोगों से यहाँ नहीं मिला। ये समाज पत्नी पापा आप बड़े कब होगे, अब आप कब चलोगे। डॉक्टर के ने जो कहता था कि 5 साल से ज़्यादा ये बचेगा नहीं। मुझे 30 से 31 साल हो गए और 33 साल हो गए हमारी शादी को। मुझे ये गंभीर चोट लगी थी। उसके बाद जब बीजेपी की नित्यानंद स्वामी जी की सरकार बनी तो जैसे ही उनको पता चला, जैसे हरबंस कपूर जी काफ़ी सक्रिय नेता थे उस समय हमारे क्षेत्र में, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़का है और इसको उत्तराखंड आंदोलन में पुल से गिरने के कारण चोट लगी है। तो उन्होंने नित्यानंद स्वामी जी को पर्सनली जाके बताया, तो उन्होंने 1 लाख रुपए तुरंत स्वीकृत किया। पर जब उन्हें स्वामी जी को उन्होंने बताया कि भाई इनके घर में और समस्या भी है, बस पिताजी हैं कमाने वाले, तो उन्होंने उसको 1 लाख को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। तो जो कि 2000 में जब पहली सरकार बनी तो स्वामी जी हमारे घर आए, नित्यानंद स्वामी जी, और उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक मुझे दिया। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक आदमी है ठीक है, तब तक तो उसके सब यार दोस्त हैं मतलब। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हकीकत रियलाइज़ जो महसूस हुआ कि जब आदमी वाकई मुसीबत में आ जाता है तो 99% लोग किनारा कर लेते हैं। तो उसके बाद एक बड़ा पैच आया कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, एसडीएम साहब ने उनको बुलाया कि अगर तुमने कोई एक्शन लिया तो मैं तुम्हारे सबके खिलाफ ठोस धाराएं लगा दूंगा बाय द वे। और ये लोग चुपचाप से पिताजी को सांत्वना देते रहे, एफआईआर नहीं दर्ज करी। मतलब उल्टा पुलिस ने हमारे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने तो कर दी हमारे अगेंस्ट में, हमें नहीं करने दी। उस टाइम तो वो कहते रहे कि तुमको 10 बीघा ज़मीन दे देंगे, ये कर देंगे, आपको एक को नौकरी दे देंगे, है ना। पिताजी को भी कहते रहे कि साहब एसडीएम साहब ने कहा कि ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। उस टाइम एसडीएम ने शायद में 40-50 हज़ार रुपये की हेल्प भी करी। लेकिन उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया तो हमारे नेता जो है मतलब उनको जो भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस मुद्दे को फिर अपना मुद्दा नहीं समझा। उन्होंने वो मुद्दा फिर उस दिन से प्रकाश कांति का मुद्दा बन गया, स्पेशलाइजेशन, कि इन पिछले इतने सालों में 3 अक्टूबर के जो 4 अक्टूबर के बाद की बात है, फिर वो मेरा पर्सनल मुद्दा बन गया। इवन दो मेरे माता पिताजी मुझे बोलते थे तो तुझे क्या ज़रूरत थी सबसे आगे जाने की। अगर मतलब मैं नहीं, मतलब वही वाली बात है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो वाली बात है। अभी लगभग मेरा 50,000 रुपये के करीब खर्चा चला जाता है। इसमें 15,000 रुपये तो दवाइयों का चला जाता है। उसके अलावा क्या है, भारी कीमत जो देखभाल करते हैं लोग उनको देनी पड़ती है। जैसे जो लाना ले जाना है, कुर्सी पे बिठाना है, उठाना है, और जितने मेरे नित्य कार्य हैं, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करनी है, ब्रश कराना है, कपड़े बदलने हैं, देखभाल हर तरह के काम के लिए। अब जैसे मैं तो अगर मेरे चेहरे पे एक मक्खी बैठ जाती है तो मैं उसको हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरी बस गर्दन हिलती है, गर्दन से नीचे का शरीर डेड है। तो यहाँ से नीचे सारा बॉडी निष्क्रिय है। मतलब लास्ट सेंस मेरा कहाँ ये है, इससे ऊपर मेरा हाथ काम कर रहे हैं, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, बस ये है। इससे नीचे बस ये रखा है तो रखा है, बस पकड़ करके रखा तो दिखता है। कोई नया आदमी आता है तो मैं खाली धमका भी दूंगा कि साला लात मारूंगा तो वो भाग जाता है। मतलब अब ये तो मुझे पता है कि ये चलती है या नहीं चलती है ना। जैसे मेरा ये कैथेटर अभी तक जैसे ये यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ अभी तब से अब शायद में एक तरफ की किडनी बैठ रही, मेरे डॉक्टर ने बता दिया है कि थोड़ा सा एक डाउन हो रही है, सीधा चंडीगढ़ इन्फेक्शन होता रहता है। अब इन्फेक्शन होता तो यहाँ कहीं ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो मैं चंडीगढ़ जाता हूँ हैं। तो अपने अब ये कैथेटर जितना ज़्यादा बढ़िया कंपनी का लो तो वो थोड़ा महंगा भी आता है भाई।
इन्फेक्शन से थोड़ा बचते हैं। बुलाना पड़ता है उसको। तो वो आने वाला जो भी आता है वो भी चढ़ा कर जाता है। कभी कोई डॉक्टर आता है तो कोई डबल फीस लेता है वो। मतलब मुझे सरकार से आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला हुआ, नॉट ए सिंगल पैसा। एसडीएम ने शुरू में दिया था, वो भी मैंने सुना कि किसी शुगर मिल से उन्होंने लेकर के मुझे दिया था वो। मतलब राजकीय कोष से नहीं दिया बल्कि किसी से अरेंज कर करके हेल्प कर दी। 15 साल तक मुझे किसी ने मान्यता नहीं दी क्योंकि मैं किसी अधिकारी को सुविधा शुल्क नहीं दे पाया था। मैं सोचता था वहाँ जाते थे, ये यहाँ से रोशनाबाद जाती थी, वहाँ वो बोलते थे भाभी जी आप क्यों आए, आपके लिए कौन मान्यता नहीं देगा, आपके लेटर पहुँच जाएगा तीसरे दिन। भाई साहब को आपको ऐसे भगा दिया उन्होंने, वो लेटर कभी नहीं आया। लास्ट में जा कर करके मैंने जिस दिन उनके हाथ में पैसे थमाए, घूस दिए मैंने, 25,000 रुपए दिए, 25 सेकंड नहीं लगे पेपर। वो पैसे लेकर अंदर गया और लेटर लेकर के बाहर आया। ये मान्यता का, ये है आपकी मान्यता। एट दैट टाइम मैं उस दिन भी टूटा, मैं दूसरी बार उस दिन टूटा जिसने मैंने अपने राज्य में ही घूस दी। क्या था इसमें आंदोलनकारी में ना एक चिन्हीकरण की जटिल प्रक्रिया है, तो चिन्हीकरण के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो उसमें मनोज ध्यानी जी ने मेरी बड़ी मदद करी और उन्होंने मेरा चिन्हीकरण कराया। फिर रविंदर जुगरान जी जो वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी और मेरी पेंशन 10,000 रुपये लगवाई। जुगरान जी ने फिर से कोशिश करी कि पेंशन 10,000 में तो इनका खर्चा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, तो उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री से बात वगैरह की कि लगभग 50,000 रुपये कराने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने कागज़ वगैरह सब तैयार किए, पर उतना नहीं हो पाया। 20,000 रुपये उन्होंने बढ़वा के करा दी। तो अब उत्तराखंड में 2 आंदोलनकारी हैं जिन्हें 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। 2012 से मुझे पेंशन मिली है। जब मैंने कहा उस मीटिंग में खंडूरी जी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले यार ऐसा कैसा हुआ। तो बाद में मुझे ये पता चला कि वो जो अधिकारी बैठे थे वहाँ तक सुविधा शुल्क नहीं पहुँचा था। मेरे फाइल वहाँ 12 साल से पड़ी हुई है, LIU के द्वारा मेरे फाइल है वहाँ। और डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद चलाए, किसी संस्था ने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं चलाए, किसी संगठन ने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं चलाए, किसी नेता ने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं चलाए। मैं खुद लिखता रहा, अपने डॉक्यूमेंट भेजता रहा, अपना काम करता रहा। किसी सज्जन ने कहा, एक बुजुर्ग थे हमारे पास बिस जी जहरी खाल की तरफ के, वो कहने लगे गुरु जी जरूर चलते हैं यार, हरीश रावत आ रहा है। मैं बोले चलो, एक लेटर में भी बना कर ले गया। जैसे हरीश रावत को ये पता चला कि ये प्रकाश क्रांति आंदोलनकारी हरीश रावत तुरंत उठा और बोला नहीं मुझे जल्दी जाना है, मेरे से कोई बात नहीं, उनकी चेहरे वेहरे रहेगी। हरीश रावत फिर मैं बिस जी को देख रहा, बिस जी मुझे देख रहा, मैंने कहा बिस जी चलो घर। पर ये दुर्भाग्य रहा है कि जो भी CM बने वो नहीं पहुँचे हमारे यहाँ, और CM की कुर्सी से जब भी हटते हैं उसके बाद जल्दी मुलाकात हो जाती है। समस्या ये है CM के पास ही है आजकल सब पावर ना, तो जो भी अध्यादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा उनके थ्रू आता है। तो अब धामी जी से मिलने का वो है, तो देखते हैं कितनी जल्दी हो पाती है मुलाकात। एक बार बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया कि धामी जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बना है और ये अगले 10-15 साल तक बहुत इस राज्य का भला करेगा। बस सब कह रहे, तो मैंने भी सोचा, मैं बोला यार चलो, मैंने कहा एक बार टाइमिंग तो ले लूँ। उनके सारे अधिकारियों से मैंने फ़ोन पर बातचीत कर, यहाँ इससे बात कर, वहाँ से कर, यहाँ से कर, वहाँ से कर। मुझे 1.5 साल तक कोई टाइमिंग नहीं मिला। और ये बगल में ये रोड है, यहाँ पर बैंक्वेट हॉल वगैरह वगैरह, यहाँ तक वो आते रहे हैं, यहाँ पर से जाते रहे हैं। मैं उनके जितने वो होते हैं PRO वगैरह वगैरह, इनसे मैं कहता रहा यार कि रुड़की आ रहे हैं फलाने दिन, तो थोड़ा सा मेरी यहीं मुलाकात करा दो। मैं कैसा आऊँगा वहाँ भी ऊपर नीचे होगा तो मैं कैसे जाऊँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ या किसी और पार्टी का समर्थक हूँ, या मैं UKT का भी समर्थक नहीं हूँ। आज तक मेरे पास UKT का एक नेता नहीं आया, एक नहीं आया। और UKT में 10 ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन का ए ने देखा है। मेरठ में इनके मामा जो ध्यानी जी थे, राजेश ध्यानी जी, जिन्होंने शुरू में जब मुझे गोली लगी थी उस दिन मेरा ट्रीटमेंट कराया था वहाँ। फिर मैंने उस वक्त, ये उत्तर प्रदेश था, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा मामा जी मुझे कुछ करना है, और मुझे बोले क्या करना। मैं MA B.Ed में तब था मैं। उसके बाद इन्होंने डबल MA किया, ये ट्रिपल MA B.Ed LLB है। उसके बाद गोली लगने के बाद डबल MA और LLB किया। उसके बाद किया मैंने, तो मैंने उनको कहा कि मैं स्कूल खोलूँगा, मेरा घर है। तो वहीं बरामदे में मैंने फिर 1 जनवरी 1996 को स्कूल खोल लिया। उससे पहले STD खोले। उससे पहले मैंने STD PCO खोला। रामविलास पासवान संचार मंत्री थे उस वक्त, और हमारा जिला सहारनपुर था। तो बहुत क्रॉसपॉन्डिंग मैंने करी, बहुत ज़्यादा क्रॉसपॉन्डिंग।
कहते हैं, सरकार को ये भी कहते हैं कि चलो अगर आप पेंशन नहीं बढ़ा रहे तो कुछ मेडिकल की सुविधा दे दें हमें, जैसे हमारा कहीं जहाँ पे इलाज होना है इलाज हो जाए, या जो हमारी दवाइयाँ लगती है महीने की ये मिल जाए हमें। तो अब इलाज का क्या है, शरीर हमारा काफ़ी जटिल हो गया है, कोई इसका हिस्सा ऐसा बचा नहीं है जिसमें इसमें चोट ना हो। जैसे मेरी दोनों किडनी में स्टोन हो गए हैं लेटे लेटे, घुटने वगैरह जांघ की हड्डी टूट गई है, एक कूल्हे की हड्डी टूटी गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन है, तो वहाँ वो लोग विकलांग लोगों को स्कूटर देते हैं। तो फिर मैं वहाँ अप्लाई करता रहा बार बार। किसी के माध्यम से किसी विकलांग भाई ने मुझे उसका एड्रेस दिया था। मेरठ में कोई बैंक में थे, तो जो ध्यानी जी हैं मेरठ वाले, उन्होंने उनके माध्यम से वो एड्रेस आया। फिर मैं वहाँ अप्लाई करता रहा, तो 3-4 साल में करता रहा। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती रही, लेकिन तीसरे साल मेरी एप्लीकेशन लग गई। सन 2000 में मुझे स्कूटर मिला काइनेटिक। तो स्कूटर मिला तो फिर तो मेरी लाइफ बदल गई ना, मतलब फिर तो मैं जहाँ मर्जी वहाँ घूमने, मतलब मुझे पकड़ के बिठा दो तो हाथ से चलता है, जैसे ऐसे पकड़ के सब 2-3 आदमी पकड़ के बिठा देते थे, चेयर फिक्स कर रखी उस पे। तो फिर तो मैं बाजार घूम घाम करके सारा फिर फुल फ्लैश आदमी बन गया। मतलब अपने काम खुद भी जा करके इधर उधर थोड़ा बाजार तक घुमा आता था, राउंड मार आता था। ग्राम प्रधान का इलेक्शन भी लड़ा उसके बाद एक बारी। ठीक है, नहीं है। मुझे चोट लगी थी तो पहले 5 साल तो मैं पलंग पे लेटा रहा, और सिर्फ मुझे घर में छत दिखती थी अपने मकान की, और कुछ नहीं दिखता था। उसके बाद मैंने जब ब्लाइंड स्कूल में मुझे बिठाना सिखाया, तो धीरे धीरे मैं चेयर पे बैठने लगा। चेयर पे बैठने के बाद मुझे लोगों से मिलने जुलने लगा, और जितनी ये सभाएं होती थी उसमें मुझे बुलाया जाता था, मैं जाने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे जब मैं बैठने लगा तो फिर मैंने घर पे कंप्यूटर लिया और मेरे भाइयों ने मुझे सिखाया, तो मैंने लैपटॉप वगैरह चलाना सीखा। फिर जैसे जैसे फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया की दुनिया में हम जुड़े, तो मैंने पाया कि मेरी तरह के कम से कम हज़ारों लोग हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में है, या ब्लाइंड है, डेफ है, हर तरह के विकलांग है। तो वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे। मेरा दोस्त है, उसको IMA में चोट लगी थी NDA की ट्रेनिंग के दौरान, तो उसने मुझे बताया कि वो बोल के चलाता है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब चीज़ें। तो उसने मुझे एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जिससे अब मैं अपना लैपटॉप और ये सब बोल के चला लेता हूँ। कभी कभी तबीयत ख़राब भी होती, बहुत ज़्यादा होती है। पिछले 4-5 महीने पहले भी हुई। उस दिन में मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम हो सकता है, लेकिन मैं फिर वहाँ से निकल के आ गया, फिर बच के आ गया, फिर ठीक चल रहा हूँ, दौड़ भाग रहा हूँ। एक तरफ 45 साल के अमित ओबरॉय हैं, जिनका एकमात्र सहारा उनकी 92 वर्षीय बूढ़ी माँ है। वहीं दूसरी ओर 59 वर्षीय प्रकाश कांति हैं, जिनकी देखरेख इतने सालों से उनकी वाइफ करती आई है। अमित ओबरॉय के सिर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड है, वहीं प्रकाश कांति जी के कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। अमित ओबरॉय और प्रकाश कांति उत्तराखंड राज्य निर्माण के 2 ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन्हें सरकार की ओर से 20,000 रुपये पेंशन दी जाती है। मगर मेरी नज़र में जिंदगी की जिस जंग से वो जूझ रहे हैं, उनके लिए 50,000 रुपये की पेंशन भी नाकाफी है। प्रदेश का सूचना विभाग हर साल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के फ्लैग्स पर, होर्डिंग्स पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेता है। तमाम न्यूज पोर्टल्स को हर साल लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन दे दिए जाते हैं, मगर जरूरी खर्च करने में हमारी सरकारें कतराती हैं। बेहतर होता कि अमित ओबरॉय और प्रकाश कांति को एक मेडिकल अटेंडेंट सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाते, उनकी दवाइयों और उनके इलाज का खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाता। इस सब के अलावा उनकी पेंशन भी कुछ और बढ़ा दी जाती। अमित ओबरॉय और प्रकाश कांति के लिए हमारी सरकारों की ओर से जितना अधिक संभव हो सके किया जाना चाहिए। इसी तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए आप चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर 12 मासों को सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।